हेलो। आवाज आ रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शशि गणना यूपीएससी क्लासेस में। आज की तारीख है 4 नवंबर 2025 और ये है द हिंदू का फ्रंट पेज। और आज की जो सबसे बड़ी हेडलाइन तो यही है कि हैदराबाद में एक रोड एक्सीडेंट में 19 लोग मारे गए। एक और एक्सीडेंट हुआ कल जयपुर में, जहां 17 लोग मारे गए। और एक आंध्र प्रदेश में जो 6 लोग मारे गए। और 4-5 दिन पहले एक और एक्सीडेंट हुआ था जोधपुर के आसपास, वहां पे भी 17 से 18 लोग मारे गए थे एक रोड एक्सीडेंट में ही। तो इन सब से यही प्रूव होता है कि अभी भी रोड सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ तक कि हमारे जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया था कि हम लोग इस मामले में फेल है, रोड सेफ्टी के मामले में अभी भी हम असफल है। उतना रोड सेफ्टी को लेके हम उतना काम नहीं कर पाए जितना करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हादसे हुए हैं, तो इस वजह से ये हेडलाइन यही है, बाकी कोई ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है। देखते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट विश्व कप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला महिला क्रिकेट विश्व कप पहले पुरुष क्रिकेट विश्व कप से पहले आयोजित किया गया था। दूसरा है कि इस टूर्नामेंट का संचालन हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा किया जा रहा है। पहला महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है, बताना है आपको। केवल एक और दो, एक और तीन, बी में है दो और तीन, सी में है एक और दो, और डी में है एक और एक, दो और तीन। एक्चुअली में अभी आपको भी पता है संडे को ही फाइनल था, तो भारत ने जीता था और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, विमेंस क्रिकेट टीम के लिए। तो जो फैक्ट है, छोटे एग्जाम के लिए तो किसने ज़्यादा रन बनाए, मैन ऑफ द मैच कौन था वगैरह, वो पूछा जा सकता है। लेकिन यूपीएससी अगर पूछेगी तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछेगी। तो ये बैकग्राउंड से फैक्ट है। ये सच बात है कि पहला जो महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ था, अब वो 1973 में हुआ था। और जो मेंस का हुआ था वो 1975 में हुआ था। तो ये सही बात है कि महिला का जो क्रिकेट विश्व कप था वो पहले हुआ था और बाद में मेंस वाला हुआ था। इस टूर्नामेंट का संचालन हमेशा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने नहीं किया, आईसीसी 2005 से करती आ रही है। उससे पहले इंटरनेशनल विमेन क्रिकेट काउंसिल द्वारा किया जाता था। और पहला महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया था, ये भी सही बात है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत होगा और बाकी दोनों ऑप्शन सही होंगे। देख लेते हैं। ये उस टाइम की फोटो है अच्छी वाली। शुरुआत पहला महिला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और मेंस वाला कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और ये महिला हॉकी विश्व कप के बाद महिलाओं के खेल में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है, सबसे पुरानी भारतीय महिला टीम है। टूर्नामेंट टूर्नामेंट का प्रारूप क्या था? हर 4 साल में राउंड रोबिन और नॉकआउट तरीके से इसको आयोजित किया जाता है। ये ध्यान रखना, राउंड रोबिन यानी कि जितनी टीमें हैं उनसे एक एक मैच खेलना, और फिर जो टॉप 4 टीमें होती है वो आपकी सेमीफाइनल में आती है, वहां से शुरू हो जाता है नॉकआउट। यानी हार गए तो आप बाहर, हार गए तो आप बाहर, ठीक है ना, इस तरह से। और ये इस बार का जो विश्व कप था वो भारत और श्रीलंका के में संयुक्त रूप से आयोजन किया गया था इसमें। और सबसे ज़्यादा विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली जो क्रिकेटर है वो है झूलन गोस्वामी। और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली है मिताली राज, ठीक है। यही है इंटरनेशनल विमेन क्रिकेट काउंसिल, जो 2005 तक ये आयोजित करवाती थी। तो ये फैक्ट है, जो बैकग्राउंड में फैक्ट है वो ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट द इंटीग्रेटेड सोहरा टूरिज्म सर्किट निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना के तहत शुरू किया गया है? प्रसाद योजना, बी है आपका स्वदेश दर्शन 2.0, सी है आपका पीएम डिवाइन योजना, या फिर डी है उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना। देखते हैं। एक्चुअली में अभी सोहरा यानी कि चेरापूंजी, जो सबसे ज़्यादा एक टाइम सबसे ज़्यादा बारिश के लिए भी फेमस था, तो ये पीएम डिवाइन योजना थी। इसके तहत ही इसको द इंटीग्रेटेड सोहरा टूरिज्म सर्किट को अभी नोटिफाई किया गया है। देखते हैं। देखो, पीआईबी की न्यूज़ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम डिवाइन के तहत एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है, ठीक है। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए के तहत मेघालय में, ये ध्यान रखना स्टेट है, मेघालय में एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है। और सोहरा यानी चेरापूंजी को विश्व स्तरीय अनुमानात्मक
पर्यटन स्थल में बदलना जिसकी स्थिरता और स्थानीय आजीविका में बढ़ोतरी हो। ठीक है, मुख्य घटक है एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट में सोहरा अनुभव केंद्र है सहायक स्थल के रूप में। ये जो नौक्लिप काई पार्क है, कला दीर्घाव फॉल्स प्रेशर का विकास करना है, मावसई इको पार्क का डेवलपमेंट करना है। और यहाँ पे राजस्व वृद्धि के साथ साथ यहाँ पे जॉब क्रिएशन का भी सबसे बड़ा टारगेट है। कितना है? 4600 जॉब क्रिएट करना है इसका टारगेट, तो ध्यान रखना। पीएम डिवाइन योजना के बारे में एक देख लेते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली डिजाइन की गई योजना है, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए एक एकीकृत योजना है कि पीएम डिवाइन केंद्रीय बजट 2022-23 में इसको अनाउंस किया गया था। एक्चुअली में वहीं पे 12 अक्टूबर 2022 को इसको मंत्रिमंडल द्वारा जो कैबिनेट थे उनके द्वारा अप्रूव किया गया था और 2022-23 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है, और ये 2025-26 के लिए लगभग कितने 6600 करोड़ तक के खर्च करने की योजना है। इसका जो कार्यान्वयन है वो कौन सी मंत्रालय द्वारा किया जाता है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, इसके द्वारा किया जाता है। क्षेत्र विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने, संसाधनों के कुशल उपयोग और समन्वित परियोजना निष्पादन को सुनिश्चित करना। क्योंकि हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट थोड़ा इंडिया के मेनलैंड से डिस्कनेक्ट माना जाता है। और दूसरी बात है कि उसका जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है ना बहुत टफ टाइप का है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र वगैरह बहुत है, तो वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है ना, हमेशा थोड़ा अलग थलग रहा है वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट को तेज करने के लिए, ताकि मतलब पूरा ऑब्जर्वेशन हर योजना का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो, समन्वय अच्छा हो, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो, इसलिए ये योजना लाई गई थी पीएम डिवाइन योजना। ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है, ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम है। आपको बताना है कि आसाम किसके साथ, सेवन सिस्टर में से किसके साथ बॉर्डर साझा नहीं करता है। ठीक है, एक स्टेट है जिसके साथ बॉर्डर साझा नहीं करता, बाकी 6 स्टेट के साथ बॉर्डर साझा करता है। नेक्स्ट है कि चाड झील जो आंशिक रूप से नाइजीरिया में स्थित है, निम्नलिखित में से किन देशों द्वारा साझा की जाती है? नाइजीरिया, नाइजर, चाड, बुर्किना फासो। सही उत्तर चुने। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 1, 2 और 3, सी है केवल 1, 3 और 4, डी है 1, 2, 3, 4। एक्चुअली में अभी नाइजीरिया न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पे जो क्रिश्चियंस है कम्युनिटी, उस पर अटैक हो रहा है। तो इस वजह से ट्रम्प ने धमकी दी थी कि अगर ये अटैक नहीं रुके तो हम कार्रवाई कर सकते, सैनिक कार्रवाई या हवाई कार्रवाई भी कर सकते, इसलिए ये न्यूज़ में। तो इसलिए यहाँ से एक चार्ट झील है वो बहुत न्यूज़ में रहती है हमेशा, और इम्पोर्टेंट भी। ये 4 देशों के साथ सीमा साझा करती है, या फिर वहाँ पे जो संसाधन है वो 4 देशों में बटे हुए कौन से? एक तो नाइजर है, चाड है, नाइजीरिया है और कैमरून है, ना कि बुर्किना फासो। बुर्किना फासो यहाँ पे है। तो ध्यान रखना, साहेल में स्थित जो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में एक विशाल शुष्क क्षेत्र है, ये सहारा डेजर्ट, आपको पता है यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा साहिल रीजन भी है, ध्यान रखना। सीमा 4 देश, चाड है, कैमरून है, नाइजर और नाइजीरिया से लगती है। झील का स्रोत मुख्य रूप से लेगोन सहायक नदी के माध्यम से द्वारा पोषित किया जाता है। ठीक है, पशुपालक। यहाँ पे नाइजीरिया को भी आप देख लो कि नाइजीरिया कितने देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है वगैरह देख लो। देखो ये नाइजीरिया है, ये नाइजीरिया है, ये देखो यहाँ बॉर्डर साझा करता है कैमरून के साथ, नाइजर के साथ, ये बेनिन के साथ और ये चाड के साथ यहाँ सीमा साझा करता है। सॉरी, चाड के साथ नहीं है, कैमरून, नाइजर, नाइजर और बेनिन के साथ। ये गल्फ ऑफ गिनी है, उससे इस समुद्री सीमा यहाँ पे साझा करता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है, अक्सर इसे जॉइंट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसकी सीमा नाइजर से, चाड से, कैमरून और पश्चिम में बेनिन से लगती है। ठीक है, और इसकी तट रेखा है वो गिनी की खाड़ी से मिलती है। अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, बिल्कुल। इसकी राजधानी है अबूजा है। और इसके संसाधन के बारे में ध्यान रखना, प्राकृतिक संसाधन विशेषकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अफ्रीकन कंट्री है, तो इसके बारे में जितना अच्छे से जान लोगे उतना आपके एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये न्यूज़ था, ट्रम्प डज नॉट रूल आउट एनी काइंड ऑफ आर्मी ऑपरेशन इन नाइजीरिया। ये नाइजीरिया सरकार ने बोला है, ऐसा नहीं करेंगे ट्रम्प। आजकल ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं,
प्रश्न संख्या 4 है, रोमारी डोंडुआ आंध्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह असम राज्य में स्थित है। देखते हैं, लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग है। इसे हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में स्थित तीसरा रामसर स्थल घोषित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? केवल एक सही है, सिर्फ दो सही है, तीनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। एक्चुअली में ये रोमारी डोंडुआ आर्द्र भूमि है, ये असम में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, ये असम में स्थित है। अभी इसको अप्रोच किया गया है कि इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाए, तो ये रामसर साइट बनी नहीं है अभी तक। रामसर साइट के लिए अप्रोच किया गया, यानी कि फ्यूचर में ये बन सकती है। अभी नॉर्थ ईस्ट में देखें तो अभी दो ही है रामसर साइट। कितनी है? दो ही है। कौन सी है? एक तो लोकटक झील है, एक दीपोर बिल है, असम में है। एक लोकटक झील है, वो मणिपुर में। तो दो दो ही है नॉर्थ ईस्ट में, ध्यान रखना। और ये लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग है, तो बिल्कुल सही है। तो दो सही होंगे इसमें से, एक गलत होगा, तीसरा वाला। अभी तक रामसर साइट नहीं बनी है। तो ये न्यूज़ थी, पुश फॉर रामसर साइट टैग फॉर वेटलैंड इन आसाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। ये असम के नागांव जिले में स्थित है। यह लगभग 2 से 2.5 वर्ग किमी में फैला हुआ है। संपर्क गलियारा दो जगहों के बीच, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और औरांग राष्ट्रीय उद्यान के बीच में एक क्या है? गलियारा है, ठीक है। आवागमन के लिए संपर्क गलियारे के रूप में कार्य करता है। संरक्षण स्थिति ये लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर है, ठीक है। और रामसर में अभी तक इसको घोषित नहीं किया गया है। और दो स्थल है, ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट में अभी तक दीपोर बिल और मणिपुर की लोकटक झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य, मुहादानर वोल्फ सेंचुरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य है जो पूरी तरीके से भारतीय ग्रे वुल्फ को समर्पित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सोन नदी इस अभ्यारण्य से होकर बहने वाली मुख्य नदी है। तो देखते हैं, बिल्कुल यह भारत का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य है और पूरी तरीके से भारतीय वुल्फ को समर्पित है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, झारखंड में स्थित है। और सोन नदी नहीं है, ये नदी है बुरहा नदी, ये प्रमुख नदी है, ठीक है। ये है न्यूज़ था, व्हाट्स इनसाइड मोहादार वोल्फ सेंचुरी, इंडिया फर्स्ट एंड ओनली सेंचुरी डेडिकेटेड टू वोल्फ, ठीक है। यह भारत का पहला और एकमात्र अभ्यारण्य जो पूरी तरीके से भारतीय ग्रे वोल्फ कैनिन लूपस पैलिप्स को समर्पित है। यह झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। यह छोटा नागपुर पठार के भीतर स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व की सीमा से लगा हुआ है। तो ध्यान रखना है, भूभाग इसकी विशेषता शुष्क पर्णपाती वन है। चट्टानी पहाड़ियाँ तो ठीक है, झाड़ियाँ है। मुहादार घाटी में मुहाडांड घाटी में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? बुरहा नदी है। तो ध्यान रखना। और इस भेड़िए के बारे में भी जान लेते हैं। ये वाला है ग्रे वॉल्फ, जो कैनिस ल्यूपस पैलिप्स है। ये ग्रे वुल्फ की एक उप प्रजाति है जो दक्षिणी और पश्चिमी एशिया और भारतीय उप महाद्वीप में पाई जाती है। विशिष्ट विशेषता क्या है, पूछा जा सकता है यूपीएससी में। छोटे झुंड में रहते हैं, अन्य भेड़ियों उप प्रजाति की तुलना में कम मुखर होते हैं, ज्यादातर ये दिखते नहीं है। और ये रात्रिचर होते हैं, रात में घूमते हैं, शिकार भी रात को ही करते हैं। और संरक्षण की स्थिति IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय है ये। और साइट्स में परिशिष्ट वन में है। और वन्य जीव की WPA में ये अधिनियम में अनुसूची 1 में डिक्लेयर किए गए हैं, बांटे गए हैं, ठीक है। तो संरक्षण की स्थिति इनकी हाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास त्रिशूल। त्रिशूल किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से, या फिर भारतीय वायुसेना द्वारा, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा, यानी तीनों सेनाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। तो बिल्कुल गुजरात का जो सर क्रीक है, राजस्थान का जैसलमेर वगैरह, इस एरिया में अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया गया था। ये तीनों सेनाओं का कंबाइंड ऑपरेशन है, मतलब अभ्यास है, जिसमें साइबर सुरक्षा है, जल थल नभ तीनों में होने वाली घटना, साइबर सुरक्षा वगैरह से कैसे निपटना है, कैसे आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ में सहयोग करके इस में है कि आने वाले खतरों से कैसे निपट सकते हैं, उसके लिए अभ्यास त्रिशूल था। ये देखो अभ्यास त्रिशूल है। भूमि, वायु, समुद्र, साइबर, अंतरिक्ष में संयुक्त क्षमताओं का परीक्षण एवं प्रदर्शन करने के लिए प्रमुख त्रिसेवा अभ्यास है त्रिशूल, यानी तीनों सेना। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त परिचालन प्रक्रियाओं को मान्य करना, अंतर संचालन को बढ़ाना, सेवाओं के बीच नेटवर्क एकीकरण को मजबूत करना। कभी ऐसी कंडीशन आ जाए
कि बहुत बड़ा अटैक करना हो कहीं पे या फिर बहुत बड़ा खतरा है, तो तीनों सेनाएं कैसे समन्वय कर सकती है साथ में, तो इसलिए ऐसे अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। समन्वय पश्चिमी नौसेना कमांड द्वारा किया गया था। इसका समर्थन भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल, अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा भी किया गया था। यह राजस्थान और गुजरात राज्यों में आयोजित किया गया था। ये सर क्रीक है, कच्छ का रण है, जैसलमेर से सर क्रीक तक का थार रेगिस्तान शामिल है, वहां तक, वहां पे ये अभ्यास आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम माल्टन सॉल्ट रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन का थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर वर्तमान में विश्व का एकमात्र संचालित मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर है। टीएमएसआर को उच्च तापमान आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शीतलक के रूप में जल की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। एक्चुअली में ये बहुत बड़ा एक डायनामिक चेंज होगा, क्योंकि ये जो टीएमएसआर है ये थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, यानी कि जो थोरियम का यूज करता है उसको यूरेनियम में कन्वर्ट करता है, पर ये फिर ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये बिल्कुल सही है, एकमात्र ही है। उच्च तापमान शीतलक के रूप में ये जल का उपयोग नहीं करता, ये नमक का उपयोग करता है। ठीक है, ये नमक का उपयोग करता है, इसलिए तो इसका नाम है थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। तो ये बहुत क्रांतिकारी हो सकता है, भारत के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि विश्व में थोरियम के सबसे बड़े भंडार किसके पास है? भारत के पास है। अगर ये भारत में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए तो भारत के लिए जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो पूरा करने में आसानी हो जाएगी। चीन का टीएमएसआर वर्तमान में विश्व का एकमात्र मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर है। थोरियम को यूरेनियम रूपांतरण की उपलब्धि टीएमएसआर विकास में एक मील का पत्थर है। थोरियम पिघला हुआ नमक रिएक्टर टीएमएसआर, यह चौथी पीढ़ी का, ध्यान रखना कि उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली शीतलक के रूप में उच्च तापमान वाले पिघले हुए नमक का उपयोग करता है। ध्यान रखना है, मुख्य विशेषता क्या है? पानी के बिना ठंडा करना, वायुमंडलीय दबाव पर चलना और उच्च तापमान आउटपुट देना। मुख्य लाभ क्या है? निष्क्रिय सुरक्षा विशेषता, यदि एमएसआर बहुत गर्म हो जाता है तो नमक प्लग पिघल जाता है और जिससे प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया रुक जाती है। ठीक है, तो सेफ्टी भी है। ये देखो थोरियम के बारे में देखते हैं। ये थोरियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 90, और ये एटॉमिक वेट कितना है? 232.0377। सिंबल टीएच है, बाकी फिजिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये है। और थोरियम को ईंधन के रूप में उपयोग करने से पहले रिएक्टर में यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया जाना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते थोरियम को। थोरियम 232 थोरियम का एकमात्र प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला समस्थानिक है। ध्यान रखना, ये फैक्ट है, ध्यान रखना अच्छे से। यह प्रकृति में यूरेनियम से 3 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में थोरियम के भंडार, भारत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। तो कभी मैच करने के लिए आ जाए, थोरियम लिखा हो और भारत में सबसे बड़े भंडार, तो वो जो कथन होगा वो सही होगा। केरल है, उड़ीसा है, वहां पे मोनाजाइट के रूप में प्रचुर भंडार है, जिसमें लगभग 8 से 10% थोरियम होता है। मोनाजाइट ध्यान रखना, और उसमें पाया जाता है क्या? थोरियम पाया जाता है। यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी पाया जाता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीआईएल भारत में कुल घरेलू कोयला उत्पादन के लगभग 80% की आपूर्ति करता है। सीआईएल की स्थापना नवंबर 1975 में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न दोनों। एक्चुअली सीआईएल के स्थापना के 50 साल कंप्लीट हुए, तो डेफिनेटली ये कब स्थापित किया गया था? 1975 में किया गया था। 50 साल कंप्लीट किए हैं, इस वजह से ये न्यूज में तो पूछा जा सकता है। ये कोल इंडिया लिमिटेड राष्ट्र निर्माण में 50 गौरवशाली वर्ष मनाने जा रही है। कोयला उत्पादन और ठहरा उठाव के 5 दशकों में 10 गुना इसकी ग्रोथ हुई है। पहले कितना उत्पादन था? 79 मिलियन टन था, मैट्रिक टन था, अभी 781 मैट्रिक टन है। कोल इंडिया लिमिटेड ने 50 साल कंप्लीट किए। इसका जो कार्यालय है वह कोलकाता में, ध्यान रखना। कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद नवंबर 1975 में एक होल्डिंग कंपनी के रूप में कोयला मंत्रालय के अंदर एक महारत्न पीएसयू है। ठीक है, कार्यबल
बहुत ज़्यादा 2.20 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और भारत के कुल घरेलू कोयला उत्पादन का लगभग 80% की आपूर्ति यही करता है, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ध्यान रखना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, क्या है वो? ऑक्सीजन के परिवहन के लिए यकृत द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्पादित प्रोटीन है। विशिष्ट एंटीजन से जुड़ने वाले प्रयोगशाला में निर्मित प्रोटीन है। जटिल कार्बोहाइड्रेट की पाचन में प्रयुक्त एंजाइम है। वृद्धि नियमन के लिए प्यूटिट्री ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। ये विशिष्ट एंटीजन है, किसी पर्टिकुलर रोग के लिए तैयार किए जाते हैं। कहाँ पे? प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। ये क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया ऑलरेडी एक बार, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि आईसीएमआर ने निपा वायरस के खिलाफ स्वदेशी एंटीबॉडी विकसित करने की उद्योग भागीदारी का सहयोग मांगा है। तो देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर निपा वायरस विषाणु के विरुद्ध मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को विकसित करने के लिए साझेदारों की तलाश कर रही है, जो इनके साथ आईसीएमआर साथ मिलके इस इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को विकसित कर सके। निपा वायरस के बारे में हल्का थोड़ा देख लेते थे। एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मतलब पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारी, जो गंभीर श्वसन एवं तंत्रिका संबंधी बीमारी का कारण बनता। यह चमगादड़ों और संक्रमित जानवरों से मनुष्य में फैलता है, ध्यान रखना। अच्छा, ये क्या होता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रयोगशाला में निर्मित प्रोटीन है जिन्हें विशिष्ट एंटीजन को बांधने के लिए डिजाइन किया गया, जो प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रक्रिया से नकल करती है। ठीक है, जो रोगों के खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसकी जो नेचुरल होती है उससे क्या करती है? नकल करके ऐसे ही कार्य करने लगती है। एकल जनक बी कोशिका एक क्लोन किए गए समान प्रतिरक्षा कोशिकाओं से व्युत्पन्न होती है। किससे? बी कोशिकाओं से। कार्य कहाँ कहाँ पे इसके एप्लीकेशन? कैंसर के उपचार में हो सकता है, स्व प्रतिरक्षी विकार, जैसे खुद की जो जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वही खिलाफ हो जाए तो उसमें ये काम कर सकती है। वायरल संक्रमण सहित रोगों के निदान, रोकथाम और उपचार के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट है, आज का लास्ट है, कटकारी वन जनजाति मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर मेघालय में पाई जाती है। तो कटकारी जनजाति जो पीवीटीजी है, और ये महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ एरिया में पाई जाती है। अभी एक्चुअली में हुआ क्या है कि श्रमजीवी संगठन ने 2 दिवसीय क्या रखा? मौन उपवास रखा है कि इनकी दुर्दशा बहुत खतरनाक है। आज के टाइम पे ट्राइब की हालत बहुत, मतलब बहुत जगह बहुत खराब है, क्योंकि जो इनके पारंपरिक उद्योग थे ना, उन पे कहीं ना कहीं आज की टाइम पे जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, उस वजह से इनके जो पारंपरिक काम थे उस पे बहुत ज़्यादा आजीविका के लिए आश्रित रहना इनके लिए बहुत अभी नुकसानदायक हो रहा है। मतलब आजीविका टफ हो गई है उनके लिए। कटकारी जनता जी महाराष्ट्र के पुणे, रायगढ़, ठाणे जिले और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली है। ये जो 75 पीवीटीजी है उनमें एक विशिष्ट रूप से काउंट है। और कटकारियों को कथोड़ी जनजाति, ये थोड़ा फेमस नाम है। ये कटकारी थोड़ा इतना नहीं है, बुक वगैरह में आप कथोड़ी जनजाति के नाम से जानते हैं। नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनका व्यवसाय पुराना कत्था बनाना है। देखो इधर, पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी संयुक्त परिवार संचालन का संरचना का पालन नहीं करते, एकल परिवार मॉडल को अपना प्राथमिकता दी जाती है। इनकी भाषा एक तो कटकारी तो है ही है भाषा, साथ में ये मराठी वगैरह भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आज 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक हमने डिस्कस किए, जो न्यूज़ में थे, अलग अलग वेबसाइट से उठा के ये आपके सामने रखे 10 टॉपिक। तो आपको कहीं और जाने की लिए ज़रूरत नहीं है, पीटी के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो जब भी आप वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।